दुश्मन के हर इरादे को नाकाम साबित करने की क्षमता रखने वाला अत्याधुनिक राफेल आज भारत पहुंच रहा है। 5 विमानों का बेड़ा अंबाला एयरबेस पर उतरेगा। ये फ्रांस से आ रहे राफेल विमानों का पहला जत्था है। अंबाला में राफेल विमान के शानदार स्वागत की तैयारी की गई है। खुद एयर चीफ स्वागत के लिए मौजूद रहेंगे। विमानों को 7 भारतीय पायलट्स उड़ाकर ला रहे हैं। सुखोई के 18 साल के बाद मौजूदा वक्त का इतना आधुनिक विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हो रहा है। इन विमानों को भारत के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन तक पहुंचने के लिए करीब 7000 किलोमीटर का सफर तय करना था। फ्रांस से उड़ान भरने वाले सभी 5 राफेल विमानों ने संयुक्त अरब अमीरात के अल दफरा हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंडिंग की थी। यहां विमानों की लैंडिंग पायलट्स को आराम देने के लिए हुई थी। इन विमानों ने फ्रांस के मेरिनेक एयरबेस से भारत के लिए सोमवार को उड़ान भरी थी। इस मौके पर फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ भी एयरबेस पर मौजूद थे। भारतीय राजदूत ने पायलटों से मुलाकात कर शुभकामनाएं दी। साथ ही राफेल के निर्माता दसॉल्ट एविएशन को भी बधाई दी। फ्रांस से यूएई की उड़ान के दौरान इन विमानों की हवा में ही 2 बार रिफ्यूलिंग की गई। रिफ्यूलिंग के दौरान ही तस्वीरें भारतीय वायुसेना की ओर से जारी की गईं। साथ ही भारतीय वायुसेना ने राफेल विमानों के भारत की ओर उड़ान भरने के दौरान मिले सहयोग के लिए फ्रेंच एयरफोर्स का शुक्रिया भी अदा किया। भारतीय वायुसेना के मुताबिक भारत आ रहे 5 राफेल विमानों में से 3 सिंगल सीटर और 2 सीट वाले विमान हैं। इन सभी 7 पायलट ने फ्रांस में राफेल की अपनी ट्रेनिंग पूरी की थी। इनके लिए पहली ही उड़ान लंबी है, जो उनके तजुर्बे को बढ़ाएगी। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आसपास धारा 144 लगा दी गई है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इलाके में 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर मनाही है। अंबाला एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे को नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया है। देश में राफेल लड़ाकू विमान के आने की तैयारी पिछले साल से शुरू हो गई थी। पिछले साल अक्टूबर में दशहरे के दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राफेल के औपचारिक हैंड ओवर के लिए फ्रांस गए। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना के दिवस के तौर पर मनाया जाता है और उसी दिन दशहरा पड़ने से मौका था भारत के सबसे नए नवेले शस्त्र के पूजन का। जानकारों के मुताबिक भारत को मिलने वाले राफेल लड़ाकू विमान बहुत ताकतवर हैं। इनमें लगे मिसाइलों की वजह से भारतीय वायुसेना को ऐसी ताकत मिलेगी जो उसके पास पहले कभी नहीं थी। भारत के राफेल में जो 2 मिसाइलें लगेंगी वो है मीटियोर और स्काल्प मिसाइल, और इनकी वजह से भारत के राफेल की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। राफेल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में नया मोड़ आ गया है। सुशांत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने ये एफआईआर पटना के राजीव नगर पुलिस थाने में दर्ज कराई है। एफआईआर में रिया पर सुशांत सिंह से 15 करोड़ रुपए लेने और उन्हें सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप है। रिया पर केस आईपीसी की धारा 420 समेत कई संगीन धाराओं में दर्ज किया गया है। पटना पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद मुंबई जांच करने पहुंच गई है। ये टीम मुंबई पुलिस से मिलकर उनसे केस डायरी के अलावा अन्य जरूरी कागजात हासिल करेगी। टीम में 2 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। मुंबई पुलिस ने सुशांत केस में उसके दोस्त महेश शेट्टी से पूछताछ की है। सुसाइड करने से 1 दिन पहले सुशांत ने महेश शेट्टी को फोन किया था। रिया ने भी कई वकीलों से अपने घर पर कानूनी राय ली। उनके वकील सतीश मान शिंदे ने कहा कि एक केस में 2 एफआईआर नहीं दर्ज की जा सकती है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया अब इस मामले में सवालों के घेरे में है। सुशांत के पिता ने एफआईआर में सवाल उठाया कि रिया चक्रवर्ती से मिलने से पहले सुशांत बिल्कुल ठीक था, उससे मिलने के बाद मानसिक रूप से कैसे डिस्टर्ब हो गया। रिया पर यह भी आरोप लगाया गया है कि उसने सुशांत के करीबी स्टाफ को भी चेंज करवा दिया था। सुशांत के पिता ने एफआईआर में कई चौंकाने वाली बातें लिखवाई हैं। रिया ने सुशांत को धमकी दी थी कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक कर दुनिया को बता देंगी कि वो पागल है। वो 8 जून को सुशांत के घर से कैश, जेवरात, लैपटॉप, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड और पिन नंबर के साथ
इलाज के सारे कागज लेकर चली गई थी। रिया ने सुशांत का नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में करण जौहर की फिल्म कंपनी धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्वा मेहता से पूछताछ की है। पुलिस ने उनसे अंबोली पुलिस थाने में करीब 4 घंटे तक सवाल जवाब किए। अपूर्वा ने फिल्म ड्राइव को लेकर पुलिस को बताया कि नेटफ्लिक्स पर फिल्म रिलीज करने का फैसला व्यावसायिक था। सुशांत की कंपनी के साथ कोई टकराव नहीं था। 2019 में फिल्म पूरी हुई और उसी साल फिल्म को रिलीज कर दिया गया। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने सुशांत केस की सीबीआई जांच को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की। वहीं सुशांत के चचेरे भाई और विधायक नीरज सिंह ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। सहरसा में करनी सेना ने भी सीबीआई जांच को लेकर प्रदर्शन किया। राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए रखी जाने वाली पहली ईंट की तस्वीर सामने आई है। करीब 22.5 किलो की चांदी की ये ईंट प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त को राम मंदिर की नींव में रखेंगे। ईंट पर पीएम का पूरा नाम, ईंट का वजन और भूमि पूजन का मुहूर्त अंकित किया गया है। बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी की है। 5 अगस्त को होने वाली भूमि पूजन के लिए अयोध्या में तैयारियां करीब पूरी हो चुकी हैं। मंगलवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या का दौरा करके तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को 6 लाख रुपए का चेक सौंपा। राम मंदिर के भूमि पूजन के मौके पर पीएम के शामिल होने पर फिर से विवाद उठा है। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम की संवैधानिक शपथ और देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे की दुहाई देते हुए सवाल उठाए हैं। हालांकि संत समाज और वीएचपी ने ओवैसी की आपत्ति को ये कहकर खारिज कर दिया है कि ये मामला सर्वोच्च अदालत से हल हो चुका है, लिहाजा इसमें अब किसी को आपत्ति नहीं करनी चाहिए। 5 अगस्त को भूमि पूजन के दिन रामलला को हरे रंग के रत्न जड़ित नए वस्त्र पहनाए जाएंगे। साथ ही लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और बजरंग बली के लिए भी नई पोशाकें तैयार हो रही हैं। भूमि पूजन के लिए 200 मेहमानों की लिस्ट तैयार हो गई और पीएमओ को भेजी जा चुकी है। भूमि पूजन से पहले विघ्न बाधाएं दूर करने के लिए अयोध्या में हवन पूजन शुरू हो गए हैं। कोरोना से संक्रमित हुए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल से ही कैबिनेट की बैठक ली। शिवराज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने मंत्रियों और अफसरों से मुखातिब हुए और राज्य में कोरोना के हालात पर चर्चा की। इस दौरान शिवराज ने अपनी सेहत के बारे में बताया कि उन्हें अब बुखार नहीं है और खांसी भी नियंत्रित है। पहाड़ों पर कुदरत ने कोहराम मचा रखा है। उत्तराखंड के चमोली में सोमवार से लगातार बारिश हो रही है। इस बीच पंडेर गांव में बादल फटने से पहाड़ दरक गया और मलबा एक मकान में जा घुसा। हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि एक बच्ची घायल हो गई है। उत्तराखंड के काला डूंगी में भी पानी तबाही मचा रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से काला डूंगी के कई गांव सैलाब की चपेट में हैं। फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और घरों में पानी घुसने से लोग बेहाल हैं। बिहार में बारिश और नेपाल से आ रही पानी की वजह से नदियां उफान पर हैं और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। राज्य के 11 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। करीब 618 ग्राम पंचायतें पानी में डूब चुकी हैं और 16 लाख लोग बाढ़ की विभीषिका से त्रस्त हैं। सैलाब अब तक 8 लोगों की जान ले चुका है। छपरा के चप्पे चप्पे पर पानी हिलोरे मार रहा है। तटबंध टूटने से करीब 1 दर्जन गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। शहरी इलाकों में गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। लोग नाव के सहारे या फिर पानी में उतर कर ही जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। बेगूसराय में गंगा पहले ही उफान पर थी, अब बूढ़ी गंडक नदी भी खतरे के स्तर से ऊपर पहुंच गई है। पानी के जोर से तटबंध में कई जगहों से रिसाव शुरू हो गया है। प्रशासन मिट्टी की बोरियां लगाकर हालात काबू में करने की कोशिश कर रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक का रिंग बांध तेज बहाव की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया। बांध टूटने से आसपास के करीब 200 परिवार बाढ़ के पानी में घिर गए। बांध के दोनों तरफ ग्रामीण और मवेशी पानी में फंसे हुए हैं। बाढ़ से बेहाल मीनापुर के लोगों ने मुजफ्फरपुर शिवहर मुख्य मार्ग पर ही अपना आशियाना बना लिया है।
बाढ़ की त्रासदी के बीच बिहार में पानी से खौफनाक खिलवाड़ की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सुपौल में कोसी बराज की उफनती धार में कुछ युवक छलांग मारते नजर आए। कैमरे में दिल दहला देने वाली तस्वीरें कैद हुई हैं। जरा सी चूक इन नाबालिग युवकों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। पश्चिम बंगाल में भी आसमान से बरस रही मूसलाधार आफत से हाहाकार मचा हुआ है। सिलीगुड़ी में माटी गाड़ा जाने वाला पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। शहर में जगह जगह भारी जल भराव की वजह से लोग परेशान हैं। फिलहाल इस पुल पर आवाजाही बंद कर दी गई है। राजस्थान हाईकोर्ट में बीजेपी विधायक मदन दिलावर की याचिका पर आज सुबह 10:30 बजे से सुनवाई होगी। बीजेपी विधायक ने कांग्रेस में शामिल हुए बीएसपी के 6 विधायकों पर याचिका दी है। अपनी अर्जी में मदन दिलावर ने स्पीकर के फैसले को चुनौती देते हुए सभी 6 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की है। 6 विधायकों के मुद्दे पर आज बीएसपी भी हाईकोर्ट में याचिका देने की तैयारी में है। कल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस को सबक सिखाने की चेतावनी दी। बीएसपी ने 6 विधायकों पर अपना दावा ठोंकते हुए पहले ही व्हिप जारी कर दिया है और अगर राजस्थान विधानसभा में विश्वास मत होता है तो सभी 6 विधायक गहलोत सरकार के खिलाफ वोट करें। राजस्थान में विधानसभा सत्र बुलाने के लिए गहलोत सरकार ने बुधवार को तीसरी बार राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा। इससे पहले राज्यपाल ने गहलोत सरकार को लिखी अपनी चिट्ठी में 3 मुद्दे उठाए थे। इसका जवाब गहलोत सरकार की तरफ से देते हुए फिर से सत्र बुलाने की मांग रखी गई। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी भी आज हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। हाईकोर्ट ने पायलट खेमे के 19 बागी विधायकों पर स्पीकर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसे स्पीकर अपने संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा था। पायलट गुट के विधायक भंवरलाल शर्मा विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में एनआईए जांच के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दी है। भंवरलाल शर्मा का नाम हाल ही में सामने आए टेप कांड में लिया गया था। शर्मा का आरोप है कि राजस्थान पुलिस सीएम गहलोत के इशारे पर काम करते हुए उन्हें फंसाने की साजिश रच रही है। ईडी ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। अग्रसेन गहलोत के ठिकानों पर हाल ही में जयपुर से लेकर दिल्ली और कोलकाता तक ईडी ने छापेमारी की थी। ईडी की ये जांच राजस्थान में हुए खाद घोटाले के सिलसिले में है। दिल्ली में कोरोना रिकवरी रेट 88.83% तक पहुंच गया है, जबकि संक्रमण दर गिरकर 5.69% पर आ गई है। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और करीब 28 मरीजों की मौत हो गई। हालांकि दिल्ली के सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल एलएनजेपी में पिछले 2 दिनों में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। आगरा में भी कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 81% पर पहुंच गया है। 27 अप्रैल को देश में आगरा कोविड मरीजों के मामले में 11वें नंबर पर था। कोरोना को लेकर जहां देश और प्रदेश में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, तो वहीं आगरा मॉडल फिर से नजीर बनकर उभरा है। कैदियों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद यूपी सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिला कारागार में बंद करने से पहले कैदियों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। रिपोर्ट आने तक नए कैदी अस्थायी जेल में रखे जाएंगे। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर 14 दिन तक अस्थायी जेल में रखने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव हुई तो अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। पंजाब में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की अपील के बाद 40 पुलिसकर्मी प्लाज्मा डोनेट करने के लिए सामने आए हैं। जिन पुलिसकर्मियों ने प्लाज्मा डोनेट करने की इच्छा जताई है, उनमें ज्यादातर जालंधर रूरल एरिया के हैं। इनमें एसएसपी नवजोत सिंह महल भी शामिल हैं। इन लोगों ने हाल ही में वायरस से जंग जीती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को कोरोना के रैपिड टेस्ट की जगह आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाने की हिदायत दी है। यह आदेश रैपिड एंटीजन टेस्ट के नतीजों में मिल रही गड़बड़ियों की वजह से दिया गया है। दिल्ली में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें रैपिड टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी लोगों में कोरोना के लक्षण देखने को मिले और आरटीपीसीआर टेस्ट में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई।
वडोदरा सेंट्रल जेल में 60 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया है। जेल प्रशासन संक्रमित मरीजों के लिए कोरोना केयर सेंटर बनाने में जुटा है। कुछ गेस्ट हाउस में भी कोरोना पॉजिटिव कैदियों को रखने के इंतजाम किए गए हैं। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए त्रिपुरा सरकार ने डोर टू डोर कोविड सर्वे की शुरुआत की है। कर्मचारी घर घर जाकर लोगों से उनकी सेहत और लक्षणों की जानकारी ले रहे हैं। किसी भी शख्स में कोरोना लक्षण पाए जाने पर फौरन रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाने के निर्देश दिए गए हैं। कानपुर एक बार फिर सुर्खियों में है। कानपुर देहात इलाके में फिर से एक युवक की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई है। धर्मकांटा कर्मचारी को 16 जुलाई को अगवा किया गया था और 12 दिन बाद उसकी लाश इलाके के कुएं में मिली। जानकारी के मुताबिक अगवा शख्स की रिहाई के लिए 20 लाख की फिरौती मांगी गई थी। युवक के परिजनों का आरोप है कि वारदात की जानकारी होने के बावजूद पुलिस ने ढिलाई बरती। कानपुर पुलिस अभी तक संजीत की लाश बरामद नहीं कर पाई है। इस बीच संजीत हत्याकांड में फॉरेंसिक टीम ने उस घर की जांच की जहां वारदात को अंजाम दिया गया। घर में जगह जगह खून के धब्बे मिले हैं। इस बीच संजीत के घर वालों ने धमकी दी कि अगर जल्द से जल्द शव बरामद नहीं किया जाता तो वो खुदकुशी कर लेंगे। गोरखपुर कांड को लेकर यूपी पुलिस की जमकर किरकिरी हो रही है। दरअसल अपराधियों ने एक 14 साल के बच्चे का अपहरण किया और 1 करोड़ की फिरौती मांगी, लेकिन अभी डील फाइनल होती उससे पहले ही बदमाशों ने बच्चे की हत्या कर दी। बच्चे के पिता दुकान चलाते हैं। वारदात के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री योगी ने परिवार वालों को भरोसा दिया है कि मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा और आरोपियों पर NSA लगाया जा सकता है। सरकार और पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद यूपी में क्राइम का ग्राफ लगातार ऊपर की ओर चढ़ता जा रहा है। विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमले कर रहा है। कांग्रेस महासचिव ने गाजियाबाद से 32 दिनों से लापता विक्रम त्यागी के परिवार वालों से बात की और उन्हें हर मुमकिन सहयोग का भरोसा दिलाया। यूपी में बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस ने योगी सरकार पर निशाना साधा। पूरी तरह कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में मर गई है। अब इस सरकार को बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री जी, थोड़ी भी नैतिकता बची हो तो इस्तीफा दे दीजिए। आपसे उत्तर प्रदेश नहीं समझ सकता। इस बीच बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने भी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। योगी जी से निवेदन भी करना चाहते हैं, आग्रह भी करना चाहते हैं और चेताना भी चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं की निरंतर बढ़ोतरी से सरकार और प्रशासन की छवि खराब होती है। बुलंदशहर में लापता 37 साल के वकील धर्मेंद्र चौधरी का अभी तक कोई पता नहीं चला है। धर्मेंद्र चौधरी 3 दिनों से गायब हैं। पुलिस डॉग स्क्वाड और ड्रोन की मदद से लापता वकील को ढूंढने की कोशिश कर रही है। हालांकि पुलिस ने वकील की बाइक बरामद कर ली है। धर्मेंद्र चौधरी का मोबाइल बंद आ रहा है। गाजियाबाद के इंद्रापुरम इलाके में 12 साल के बच्चे के अगवा होने की खबर है। पुलिस को एक महिला ने सूचना दी थी कि कुत्ते के साथ घूमते बच्चे का कुछ लोगों ने अपहरण किया है, जिसके बाद पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। दुनिया में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो रही है। मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 67 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं मरने वालों की संख्या 6,60,000 पर पहुंच गई है। संक्रमण के मामले में अमेरिका अभी भी नंबर 1 पर है, जहां कोरोना मरीजों की तादाद 44,54,000 है। ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 24,55,000 से ज्यादा है। यूरोपीय देशों में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटे में स्पेन में 2000, ब्रिटेन जर्मनी में करीब 650 और फ्रांस में 500 नए संक्रमित पाए गए। जानकारों की माने तो इसकी मुख्य वजह लोगों की लापरवाही है। अमेरिकी जेलों में कोरोना के फैलते संक्रमण को देखते हुए कैलिफोर्निया में प्रदर्शनकारियों ने कैदियों की रिहाई की मांग की। सभी प्रदर्शनकारियों ने गवर्नर के घर के बाहर खुद को हथकड़ियों के जरिए बांधकर विरोध जताया। गौरतलब है कि कैलिफोर्निया की एक जेल में कोरोना से 19 कैदियों की मौत हो गई है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में कोरोना के कारण नौकरी गंवा चुके 1000 मजदूर स्टेडियम में रहने को मजबूर हैं। ये सभी अपने इलाकों में लौटने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। कोरोना के कारण लगी पाबंदियों के चलते ये अपने घर जाने में असमर्थ हैं।
रूस समर्थित अलगाववादियों के साथ शांति समझौते के विरोध में यूक्रेन में बवाल जारी है। राजधानी कीव की सड़कों पर उतरे हजारों लोगों ने संघर्ष विराम प्रस्ताव का विरोध किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने यूक्रेन सरकार पर रूस के दबाव में आने का आरोप लगाया। ईरानी नौसेना ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के डमी मॉडल पर मिसाइल स्ट्राइक करके युद्धाभ्यास किया। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात किया गया था और इस पर ईरानी नौसेना ने हेलीकॉप्टर और जंगी जहाजों से मिसाइल बरसाई। उत्तर कोरिया में 67 साल पहले हुए कोरियाई युद्ध के विजय दिवस की बरसी मनाई गई। इस मौके पर प्योंगयांग में भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया गया। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और किम ऑन जोंग ने सेना के प्रमुख अधिकारियों को पिस्तौल देकर सम्मानित किया। रूस के साइबेरिया में 140 जगहों पर जंगलों में आग लगी हुई है। करीब 68,000 हेक्टेयर जंगल भीषण आग की चपेट में है। इस पर काबू पाने के लिए 98 एयरक्राफ्ट को तैनात किया गया है। आर्कटिक क्षेत्र से सटे होने के कारण इस आग से पर्यावरण पर खतरा मंडराता दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।